सभी को सादर नमस्कार। हिंदी साहित्य संस्थान नई दिल्ली की ओर से आज के हमारे कार्यक्रम में परिचर्चा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है। यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमारे संस्थान द्वारा संचरित यह परिचर्चा आज अपने 100वें पायदान की ओर बढ़ चली है और अब 100वें पायदान तक पहुंचने के लिए मात्र 7 कड़ियां, 7 श्रृंखलाएं, 7 एपिसोड बाकी हैं। तो आप सभी का अभिनंदन है हिंदी साहित्य संस्थान के इस समृद्ध पटल पर, जिसमें हम परिचर्चाओं का आयोजन करते हैं और आपके सामने प्रस्तुत है परिचर्चाओं का 93वां एपिसोड, 93rd एपिसोड, 93rd श्रृंखला। साथियों, हम तो अकेले ही चले थे, परंतु धीरे धीरे कारवां बनता चला गया और आज कुछ अनोखी स्थिति है, अद्भुत स्थिति है कि आज जो हमारे मंच की संचालिका रहती हैं, जो संस्थापिका हैं, आज वे वक्ता के रूप में हमारे बीच हैं और आज उन्होंने संचालन का दायित्व मुझे दिया है। तो मीता गुप्ता की ओर से आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत। साथियों, जैसा कि मैंने अभी कहा कि हम 100वें पायदान की ओर धीरे धीरे बढ़ चले हैं, तो हम कुछ परिपक्व हो गए हैं, कुछ वरिष्ठ हो गए हैं, कुछ मैच्योर हो गए हैं। तो जब मनुष्य मैच्योरिटी की तरफ बढ़ता है तो कुछ ऐसे विषयों को देखना, समझना, उन्हें दुनिया के सामने प्रस्तुत करना आवश्यक हो जाता है, जिन्हें हम कभी तो सुनते हैं और कभी अनसुना कर देते हैं, सुनकर भी अनसुना करते हैं। तो आज हम ऐसे ही एक सुंदर विषय जो पूर्णतः भारतीय है और आप में और हम सब में, हम सबकी रगों में बहता है, और वह विषय है खादी, राष्ट्र के लिए, फैशन के लिए। साथियों, आज इस सुंदर विषय को आपके सामने लेकर आने के लिए मैं विभा जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे यह आज मंच संचालन का कार्य दिया, दायित्व दिया। ये वास्तव में एक गुरुतर कार्य है, क्योंकि विषय बहुत ही गंभीर है, विषय भारतीयता से जुड़ा हुआ है और विषय ऐसा है जो हमारे राष्ट्र की पहचान है, हमारी अस्मिता की पहचान है। तो जब ऐसा सुंदर विषय हो तो हमारे साथ हमारे वक्ता भी उतने ही सुंदर, मन से सजग, स्वस्थ और बहुत ही अच्छी मानसिकता, पॉजिटिव मानसिकता के साथ हमारे बीच हैं। सर्वप्रथम आपका परिचय करवाना चाहूंगी सीता माँ से। सीता माँ हमारे बीच हैं और उनका आदर, उनका सत्कार, उनका अभिनंदन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि सीता माँ, मैं अभी उनसे कह भी रही थी, आप मेरी माँ से भी बड़ी हैं, तो माँ तुल्य हैं, नानी तुल्य हैं, दादी तुल्य हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। सीता माँ हमारे बीच क्यों है? आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा। सीता माँ 1969 से 1969 से राजघाट जाती हैं। हर शुक्रवार को वहां पर राजघाट में बैठकर सर्वधर्म सभा का हिस्सा बनती हैं और वे हर 30 जनवरी, जो महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है, और हर 2 अक्टूबर जो उनकी जन्म जयंती है, इन दोनों दिनों में भी वे वहां जाकर सर्वधर्म सभा करती हैं, सूत काटती हैं और वे चरखा इंस्ट्रक्टर भी हैं। जब उन्होंने मुझे पहली बार ये बताया कि चरखा इंस्ट्रक्टर दिल्ली विश्वविद्यालय में, तो मुझे ये समझ में ही नहीं आया कि कोई चरखा इंस्ट्रक्टर भी हो सकता है, ऐसा भी कोई हो सकता है जो चरखा चलाना सिखाए। तो बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। अगर आप मेरे नजदीक होती तो आपके जरूर मैं चरणों का स्पर्श करके आपका अभिनंदन करती। बहुत बहुत स्वागत। इस कार्यक्रम में 4, 8, 16 जितनी गिनती होती हैं, अनगिनत चांद आपने लगा दिए अपने आगमन से। अब मैं स्वागत करती हूँ रमा जी का। रमा जी देश से नहीं, विदेश से पधारी हैं हमारे बीच। रमा जी जापान से हैं और पिछले 25 वर्षों से वे जापान में रह रही हैं। लेकिन कहते हैं ना, 35 वर्षों से लीजिए,
लेकिन कहते हैं ना, हम फिर भी हिंदुस्तानी, तो उसी भाव को लेकर वे चलती हैं। चाहे हिंदी हो, चाहे खादी हो, चाहे सूत कातना हो, चाहे इन सब चीजों का प्रचार और प्रसार करना हो, वे विदेश में रहकर भी करती हैं और एक प्रकार से भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार की संवाहिका हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। वे सफर कर रही हैं और अभी रास्ते में गाड़ी में बैठकर ही वे हमारे कार्यक्रम से जुड़ी हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत आभार। हमारी तीसरी वक्ता सुश्री कृतिका शुक्ला जी, वे आज नहीं आ पाई हैं। आप जानते हैं कि देश में चारों ओर बहुत अधिक बुखार और इस तरह की चीजें, बीमारियां फैल रही हैं, तो आज सुबह से ही वे अस्वस्थ हैं और चाहकर भी वे यहाँ नहीं आ पाई हैं। मैं उनका भी अभिनंदन करती हूँ और ये बड़े गर्व की बात है मेरे लिए कि वे मेरी विद्यार्थी हैं और आज मंच से मैं उनका अभिनंदन कर रही हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि विद्यार्थी में एक शिक्षक सदैव अपनी छवि देखता है, अपने आप को खोजता है। तो जब जब मैं कृतिका को देखती हूँ, तब तब कृतिका में मुझे अपनी छवि नजर आती है और उसकी प्रगति, उसकी उन्नति, लगता है जैसे मेरी ही उन्नति और प्रगति है। तो बुखार है, जल्दी ठीक हो जाएगा, पर आप हमारे कार्यक्रम को देखते रहिए। कान में चाहे आप हेडफोन्स लगा लीजिए, सुनते रहिए और अभी नहीं तो कुछ देर बाद जब स्वस्थ हों आप, तो कार्यक्रम को जरूर सुनिएगा। और अब मैं स्वागत करती हूँ अपने ही मंच पर इसी मंच की संस्थापिका को, जो हैं विभा राज वैभवी जी। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। देखते हैं आज, प्रश्न तो बहुत पूछती हैं, आज देखते हैं प्रश्नों के उत्तर कैसे देती हैं। तो ये एक उनके लिए भी चैलेंज है, चुनौती है और हम सब के लिए भी बहुत रोचक होने वाला है आज आज कि मीता जी ने मुझे फंसा दिया है। आज हम सब के लिए भी काफी रोचक होगा, मनोरंजक होगा, क्योंकि जब पालियां बदल जाती हैं तो कुछ तो अंतर आता ही है। तो बहुत ही आदर और सम्मान के साथ एक बार पुनः मंचासीन सभी वक्ताओं का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। कार्यक्रम को शुरू करती हूँ, उसके साथ ही मैं पुष्पलता तनेजा जी और संजय पोद्दार जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, क्योंकि ये सबसे पहले जुड़ने वाले हमारे कार्यक्रम में ये हमारे श्रोता हैं, जो हमेशा सबसे पहले जुड़ते हैं और अंत तक हमारा साथ देते हैं। आप जैसे श्रोताओं के कारण ही हमारा कार्यक्रम अब इतनी तेजी से आगे बढ़ चला है और निर्बाध रहा। अनेक परेशानियां आई, लेकिन हम किसी न किसी अच्छे विषय को लेकर और आप जैसे सुधी वक्ताओं को लेकर यहाँ पर आते रहे हैं। तो आप सबका अभिनंदन, जो हमें मंच के उस पार से देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आप जुड़ते रहिए और कार्यक्रम में बने रहिए। तो बात आज हो रही है खादी की। खादी यानी खद्दर, जो भारत में, बांग्लादेश में और पाकिस्तान में हाथ से बुने हुए कपड़े के लिए एक शब्द है। खादी आमतौर पर कपास से बनता है, लेकिन ये धारणा भी गलत है कि वह केवल कपास से बनता है। वह रेशम से भी बनता है, ऊनी धागे से भी बनता है। रेशम से बनने वाले खादी को हम खादी रेशम कहते हैं और ऊनी धागे से बनने वाले रेशम खादी को हम खादी ऊन कहते हैं। तो भारत में खादी का इतिहास कोई बहुत नया नहीं है। प्राचीन काल से ही खादी का महत्व भारतीय धरती पर, भारतीय लोगों के बीच रहा है। अ, हाथ से कताई करने वाले, हाथ से बुनाई करना भारतीयों का हजारों वर्षों से ये एक उनकी क्रिया रही है, ये उनका एक क्या कहना चाहिए, बिजनेस रहा है, उनका व्यवसाय रहा है। और अगर हम पुरातत्व विभाग की कुछ खुदाई की तरफ जाएं, तो हम पाते हैं कि टेराकोटा, स्पिंडल या हड्डी के उपकरण जिनसे सूत काता जाता था, या बुने हुए कपड़े पहने हुई मूर्तियां हमें दिखाई देती हैं। और इसका सबसे बड़ा साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता यूं तो कई मायनों में बहुत ही अनुपम है, परंतु कपास की फसल वहाँ बहुत हुआ थी, इसलिए वहां पर हाथ से, कपास से हाथ से सूत काट कर भी वहां पर कपड़ा बनाया जाता था। और वहां की स्त्रियां बड़े सुंदर कपड़े पहना करती थी। उनकी जो मूर्तियां मिली हैं, वह बड़ी सादगी से
सुंदर कपड़ों से पहनी हुई मिली हैं और ऐसे उनके डिजाइन है जैसे आजकल गुजरात, राजस्थान और सिंध प्रदेश में लोग आज भी डिजाइनिंग करते हैं। तो हड़प्पा या मोहनजोदड़ो जो दो बड़े शहर थे सिंधु घाटी सभ्यता के, वहां कपास के उगाने का उनका व्यवसाय, खेती, उसके बड़े प्रमाण मिलते हैं। और वहां जो बनता था उसे मलमल कहा जाता था, चिंट्स कहा जाता था या केलिको कहा जाता था। इसके बाद बात आगे बढ़ती है और बात आगे बढ़ती है यूनानी इतिहासकारों ने भारत में पेड़ पर उगाए जाने वाले रेशे से कपड़े बनाने की बात की है और वे कहते हैं कि पेड़ पर कुछ उगता है जिससे कपड़े बनते हैं। सिकंदर जिसने भारत में भी आक्रमण किया और सिकंदर महान कहा जाता है, उसके जब सैनिक, क्योंकि लंबे समय तक वह रहा भारत में, तो उसके सैनिक वहां तो क्योंकि दूसरी तरह के कपड़े पहनते थे, जलवायु ठंडी थी, तो भारत में जब वे आए तो उन्होंने सूती कपड़े पहने। तो यहाँ से हम पाते हैं कि इतिहास की पृष्ठभूमि में भी खादी का अपना एक बहुत ही गहरा महत्व है। और मैं अपनी बात, बहुत सारी बातें हैं मेरे पास, लेकिन मुझे आज बात कम करनी है। अब मैं सीधे अपनी दिशा को मोड़ती हूँ गांधी जी के भारत आगमन से। और गांधी जी के भारत आगमन से जो बदलाव आया वह था चरखा। चरखा क्या था उनके लिए, चरखे का इतिहास क्या था और चरखे ने किस प्रकार से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की धारा मोड़ कर रख दिया, कैसे एक नई दिशा दे दी, कैसे जन जन तक चरखा पहुंच गया और गांधी जी की वाणी भी पहुंच गई, इस बारे में मैं आगे आपसे चर्चा करूंगी। किंतु उससे पहले मैं सीता माँ के पास चलना चाहती हूँ। सीता माँ जो इतने वर्षों से सूत कात रही हैं, वे निरंतर गांधीवादी विचारधारा का मौन रहकर, शांत रहकर, बिल्कुल शांत मन से प्रचार और प्रसार कर रही हैं। उस गूंज को, उस आवाज को, उनके उस भावना को हम आज उनसे सुनना चाहेंगे। तो सीता माँ, आप जो कुछ आप बताना चाहती हैं, कैसे आप जुड़ी इस अभियान से, किस प्रकार से गांधीवादी विचारधारा ने आपको प्रभावित किया, किस प्रकार से आप इतने वर्षों तक, देखिए किसी कार्य को आरंभ करना बहुत सरल होता है, लेकिन उसे निरंतर करते रहना, अनवरत करना, निर्बाध करना, ये एक कठिन कार्य है। तो क्या प्रेरणा रही आपकी, हम सब इस बारे में जानना चाहेंगे। सीता माँ, आपका स्वागत है। बहुत बहुत मैं इस बात से खुश हूं कि आपने जो प्रश्न किया है कि आज जो है सबसे ज्यादा जरूरत मुझे जो महसूस हुई वो यही थी कि देश जो है वो अपनी सभ्यता को भूल गया और सभ्यता को भूल करके वो पश्चिम की ओर मुड़ गया। पश्चिम की ओर मुड़ना भी कुछ ऐसा मुश्किल गलत नहीं है, लेकिन और खादी और फिर फैशन जो है शब्द, तो फैशन बन जाए और वो फैशन बन करके और एक एक बच्चा उसको अपनाए, अपना करके इस देश की सभ्यता और संस्कृति को कभी ना भूले। क्योंकि खादी जो विचार, वो कपड़ा नहीं है, वस्त्र नहीं है, खादी विचार है। और खादी जो है वो विचार ऐसा है कि जो कभी भी किसी को भी नुकसान नहीं, वह उसको फायदा ही देगा। और इससे करुणा का भाव तो जागृत होगा और सांप्रदायिक सौहार्द बनेगा। देश में कभी भी सांप्रदायिक झगड़े नहीं होंगे। गांधी जी ने खादी को जिस प्रकार से अपनाया, उससे चल पड़े जिधर दो डगमग में
चल पड़े कोटि पग उसी ओर। खादी ने अंग्रेज को भी प्रभावित किया। खादी ने जर्मन में बैठे हुए जो विद्वान हैं वे भी वो कामना करते थे कि बापू का मार्ग जो है वो चलता रहे, बापू का मार्ग जो है वो दुनिया अपनाए। और दुनिया ने अपनाया, उसने करुणा का भाव जागृत किया। जहां देश की राजनीति को एक मोड़ दिया, जो सूर्यास्त जिस ब्रिटिश सभ्यता का होने का जरा सा भी अवसर नहीं था, जरा भी संभावना नहीं थी, वह भी लोगों ने देखा। चरखा और खादी ये फैशन बन गया, और वो फैशन भी ऐसा बना कि हर एक के मन में ये भावना जागृत हो गई कि हमें इसे अपनाना है, और इसे अपना करके हमें एक होना है। वह जो एक होना है वही चैतन्य भारतीयता है, वही विश्व ऐक्य है। विश्व को जरूरत है उसी की। और आज भी हम जो सांप्रदायिक दंगे देखते हैं वे सब भी इसलिए हैं क्योंकि हमने चरखे और खादी को नहीं अपनाया। नहीं, आज का जो युवा है उसे यदि खादी को और चरखे को फैशन के तौर पर भी अपना ले तो बहुत ही ज्यादा, तो बहुत परिवर्तन आ सकता है दुनिया में। बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल। और आपका बहुत सारे लोग अभिनंदन कर रहे हैं सीता माँ, बहुत सारे लोग आपका अभिनंदन कर रहे हैं। मैं यहाँ पर मैसेजेस देख पा रही हूँ, संदेश देख पा रही हूँ। बहुत सुंदर, आपके इसी जज्बे को सलाम करता हूँ सीता दीदी। ये संजय पोद्दार जी कह रहे हैं। मनोज कुमार जी कह रहे हैं सुंदर, बहुत सुंदर। और सुरेंद्र कुमार सागर जी कह रहे हैं सरकार को खादी पर सब्सिडी देनी चाहिए। और सोहनलाल शर्मा प्रेम जी कह रहे हैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दरअसल आपकी शख्सियत ही ऐसी है सीता माँ कि सभी आपसे प्रभावित हैं, और आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैंने रोक दिया क्योंकि फिर ये मैसेजेस ऊपर चले जाएंगे और फिर मुझे दिखाई नहीं देंगे, इसलिए मैंने सोचा पहले आपका जो लोग अभिनंदन कर रहे हैं आपको बता दूं। जी जी बताएं, पूरी बात करें जी। मैं यही कहूंगी अंत में, अधिक नहीं बोल पा रही हूँ क्योंकि मैंने बताया कि बुखार था। और सबसे बड़ी बात क्या है कि विश्व के महान चिंतक इस बात को बापू के समय से महसूस करते आए हैं, और ये इस ओर उन्होंने जो मोड़ा है कि खादी और फैशन, ये जो मोड़ है इसकी आवश्यकता बेहद है। और ये मोड़ जो है वो भवानी बाबू भी कह गए हैं, भवानी प्रसाद मिश्र भी, के वैज्ञानिक प्रगति के चरम बिंदु पर पहुंचे हुए वर्तमान युग में मानव ने अपने अल्हड़पन से श्रम के स्थान पर बुद्धि का, और बुद्धि भी नहीं, स्वार्थ मलिनता को स्थान दे दिया है। और संस्कृति संस्कारों का
देश की जो संस्कृति है और संस्कार है उनका क्या होगा? सदाचार का स्थान कदाचार ने ले लिया है। धर्म और नैतिकता नास्तिकता का हाथ थामे है। उत्तरदायित्व शून्यता सब ओर बढ़ गई है। तभी बापू ने सबको काम देने वाला जो ये खादी का काम शुरू किया था। खादी की तो आवश्यकता खादी की ये बहुत अधिक है और हमें इस युग के महातेजस्वी बापू के इस सिद्धांत को गहराई से समझना है और गंभीर इस विषय पर उन्होंने बहुत ही अधिक महत्व दिया, जिससे दुनिया इतनी ज्यादा मुग्ध हो गई कि दुनिया में अमन चैन छा गया। आज उसी अमन चैन की आवश्यकता है। अमन नहीं है, वह अमन आज की बेहद आवश्यकता है। उस आवश्यकता को खादी ही ला सकता है। उस अमन चैन को खादी ही लाएगा, ये मुझे पूर्ण आशा है। और आज का बच्चा, आज का नौजवान, आज के बालक यदि इस ओर बढ़ते हैं तो देश ही नहीं दुनिया में अमन चैन छा जाएगा। अमन की आवश्यकता बहुत सुंदर है और ये आशा करती हूँ कि देश जो है वो खादी को अपनाए, इसके विज्ञान को समझे और इस गहराई को महातेजस्वी मेधावी गांधी जी ने जिस प्रकार से अपनाया था उसी गहराई से उसे अपनाया जाए। मैं सोचती हूँ। बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं सोचती हूँ कि आज बच्चे जो हैं इसी तरह से इस संदेश को समझेंगे। मैंने जो पहले ही कहा कि खादी विचार है, खादी केवल वस्त्र नहीं है। खादी को वस्त्र मत समझिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सीता माँ, जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। आपके लिए विशेष बहुत सारी टिप्पणियां आई हैं। पूनम शुक्ला जी लिखती हैं, बहुत सुंदर विचार आदरणीय सीता जी के। ऋतिक राज चौहान जी आपको नमन कर रहे हैं और संजय पोद्दार जी कह रहे हैं बहुत ही सुंदर। डॉक्टर विनीता साहनी जी आपको नमन कर रही हैं। अनीता सेठी वर्मा जी कह रही हैं कि बहुत बढ़िया कार्यक्रम है। और कुमार सुरेंद्र सागर जी कह रहे हैं खादी विशेष रूप से नेताओं की पोशाक बनकर रह गई है। ये हम सब चर्चाएं आगे लेंगे। वास्तव में मुझे लगता है रमा जी आपका फोन, वो लैपटॉप या फोन म्यूट आप कर लीजिए, आवाज आ रही है शायद उससे। तो खादी नर में जी बोलिए बोलिए। खादी नर में नारायण की सेवा का पाठ पढ़ाती है। खादी पवित्रता की प्रतीक है और वह जन जन के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न करती है। आज प्रेम की ही आवश्यकता है। घृणा जो है वह परस्पर बहुत अधिक हो रही है। पारस्परिक वैमनस्य बढ़ रहा है। इसलिए तो क्षमा करें, मैं क्षमा नहीं,
बोलिए बोलिए, आपकी स्वास्थ्य ठीक हाँ नहीं है। जी, ठीक है, कोई बात नहीं, हाँ आप जी, थोड़ा-सा आराम कर लीजिए, उसके बाद हम बाद में आपसे एक अंतिम टिप्पणी के लिए ज़रूर आपके पास आएँगे। और आपने बहुत ही जरूर, सुंदर बातें कही। आपने कहा कि खादी वस्त्र नहीं है, खादी एक विचार है, खादी एक भावना है, खादी स्वदेशी चीज़ों का प्रतीक है, जो कि भारत ने हमेशा से अपनाया है। अ, जी, खादी ने स्वतंत्रता संग्राम को अभिजात्य वर्ग से निकाल कर जन जन तक पहुंचाया। सूत काटने का जो जज्बा, जो भावना रहा, वो इसी तरह जी, से, इसी माध्यम से पहुंचा। एक प्रकार से ये गांधी जी का टूल रहा, ये जी, मैकेनिज्म रहा उनका। और एक प्रतीकात्मक आघात उन्होंने किया अंग्रेजी जी, सरकार पर, और भारत छोड़ो आंदोलन, और विदेशी वस्त्रों को, विदेशी चीजों को जलाना, स्वदेशी को अपनाना। क्योंकि उनकी जी, कल्पना में जो भारत था, जो भारत आज है, वो ऐसा भारत था जो एक आत्मनिर्भर भारत होगा, जहां श्रम जी, का महत्व होगा, और जहां पर चरखा चरखे के माध्यम से जो खादी या वस्त्र जो बनेंगे, जो कपड़ा बनेगा, वो एक एक उपकरण के रूप में, टूल के रूप में काम करेगा। तो बहुत ही सुंदर जी, बातें आपने कही, क्योंकि जो आपने कहा और जो आपसे हमने सुना, वो निश्चित तौर पर किसी और माध्यम से हम नहीं जान सकते थे, क्योंकि आपने जिया है उस जीवन को, गांधीवाद को अपने जीवन में जीती आई हैं आप। और आज इतने सालों बाद, 50 साल से भी ज्यादा हो गए हैं कि आप उसे लगातार जी रही हैं। मैं फिर कहूंगी कि हमारा पटल धन्य है कि आप यहाँ पधारी, और आपने बताया कि आपको बुखार रहा रात में, उसके बाद भी आप यहाँ आई। ये बात सुनकर तो वास्तव में आंखें नम हो रही हैं। और आप थोड़ा विश्राम करें, और हम फिर अंत हाँ जी, में आपके पास फिर से आएंगे। जी। तो जैसा मैं कह रही थी कि गांधी जी ने अपनी रणनीति का हिस्सा बनाया चरखे को, और चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, प्रतिदिन वे चरखा काता करते थे। और एक और बहुत बड़ी बात थी, चरखा कातने में वर्ग और वर्ण, वहां कोई किसी भी प्रकार का भेद नहीं था। हर वर्ण के लोग, हर वर्ग के लोग, हर भाषा के लोग, हर समुदाय के लोग गांधी जी के पास आकर सूत काता करते थे। और सूत काटना और खादी ने एक सादगी की भावना को भी लोगों में जागृत किया, कि सादा जीवन उच्च विचार जैसे गांधी जी के हमेशा से रहे हैं। और तो मैं यहाँ पर और भी बहुत सारे सुंदर सुंदर संदेश आ गए हैं, मैं उनको पढ़ना चाहूंगी। संजय पोद्दार जी कह रहे हैं कि खादी एक सोच है, एक विचारधारा है, बिल्कुल सही कहा सीता जी ने, नमन है आपको, जय हो। और आगे भी वे लिख रहे हैं, खादी हमें इस ओर भी आकर्षित करता है कि एक समृद्ध भारत और एक संबल भारत का प्रतीक है खादी। और कुमार सुरेंद्र शर्मा जी कह रहे हैं, गरिमा में परिचर्चा, निश्चित तौर पर गरिमा सीता जी के आगमन से बहुत ही अधिक बढ़ गई है। तो मैं बात कर रही थी कि एक एकता की भावना को भी जागृत किया खादी ने। और आपने अभी जो कहा, शांति का संदेश, निश्चित तौर पर आज के समय में जहां दो दो तरह के युद्ध चल रहे हैं, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में, और उधर रूस और यूक्रेन के बीच में, तो ऐसे समय में खादी एक प्रतीक बन सकता है, शांति का एक उपकरण बन सकता है। और जो खादी ने एक और चीज जो बहुत सिखाई हमें, वह है धैर्य, अनंत धैर्य, पेशेंस, धीरे धीरे सूत काटना, और श्रम के महत्व को समझना, कि धीरे, जैसे मेरी माँ हमेशा कहा करती हैं, सहज पके सो मीठा होए। तो अगर ये बात चरितार्थ सच में होती है, तो वो सूत काटने पर ही होती है, और सूत काट कर खादी बनाने में होती है। तो मैं इन बातों को और भी आगे आपके सामने रखती रहूंगी। अब मैं चलती हूँ रमा जी की ओर। रमा जी विदेश में रहती हैं, वहाँ के परिवेश से बहुत परिचित हैं, और भारतीयता का संचार आप निरंतर, आपका प्रयास रहता है कि भारतीयता का संचार, चाहे वह भाषा के रूप में हो, चाहे खादी के रूप में हो, आप करती रहें, आप उस विचारधारा को फैलाती रहें। तो जापान में जब आप रहती हैं, या विदेश में आप जब और देशों में जाती हैं, जैसा कि मैं जानती हूँ कुछ दिन पहले आप यूनाइटेड किंगडम में भी थी,
तो दूसरे देशों में भी आप जब जाती हैं तो खादी के प्रति आप क्या रवैया देखती हैं? और दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप किस तरह से विदेश में रहकर इनको बढ़ावा देने का प्रयास करती हैं? रमा जी, आपका स्वागत है। नमस्कार नीता जी, नमस्कार विभा जी, सीता माँ को प्रणाम। बहुत बहुत आभार आपका मुझे जोड़ने के लिए और ये अद्भुत विषय देने के लिए जो वैभवी जी हमेशा ही चुन के अलग सा लाते हैं। तो आज मेरे पास समय नहीं था, मेरा बेटा बाहर से आया हुआ है, हस्बैंड भी आए हैं, उन सब ने सुबह निकलना है, फ्लाइट है सबकी, और मेरे कारण हाईवे पर रुक के कि मेरा कार्यक्रम है और वो रुक के मेरी इंतजार कर रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, चाहे थोड़ी देर के लिए मैं बीच में ज्वाइन करूं, मैं जरूर ज्वाइन करूंगी। और उसी कारण देखिए सीता माँ के भी दर्शन हुए। बहुत बहुत प्रणाम आपको माँ। मैं आपको यहाँ जापान का बताती हूँ। मेरे को यहाँ पे 35 वर्ष हो गए मीता जी, जैसे आप जानते हैं। और मैं लंदन भी गई थी, यहाँ पे भी खैर मैं तो सूती ही डालती हूँ। मेरी तो बात ही अलग है, मैं सर से पांव तक भारतीय हूँ, माथे में बिंदी सिंदूर और पांव में पायल भी रहती है मेरे। तो कहते हैं ना, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया, बट मैंने इट हैपेंस ओनली इन जापान भी कर दिया। और यहाँ पे जो हाथ के काम को मोनोजुकरी कहते हैं, और इस चीज का यहाँ पे बहुत प्रचलन है। हाथ के काम को बहुत ही महत्व देते हैं। हमारे यहाँ जैसे 1920 में गांधी जी ने चलाया ये अभियान, जो खादी का, सूती कपड़ा काटने का, चरखे का, बट यहाँ पे 200 वर्षों से चल रहा है। यहाँ पे जो सूती कपड़ा है उसको कसूरी बोलते हैं। और ये जो कुरमा कसूरी जो है, ये इसकी खेती देखिए, जापान के पास जमीन की भी बहुत कमी है। और यहाँ पे क्यूशू एक जगह है, और वहां पे फुकुओका में, यहाँ पे फुकुओका और क्यूशू में इसकी कपास की खेती होती है। और ये कपास को धागा जैसे काटने से पहले ये रंगते हैं, रंग के फिर बनाते हैं। आप जापानी ड्रेस को देखते होंगे, उसको किमोनो बोलते हैं। और ये जो आजकल चल रहा है ना रेशमी, ये जो असली नहीं है, जो इनका बेसिक होता है ना, वो सूती होता है। यहाँ पे भी कपास को बहुत महत्व देते हैं 200 वर्षों से। अभी भी अगर आप असली किमोनो खरीदने जाते हैं, आपको कम से कम नहीं तो 10 लाख का मिलेगा, जो हाथ से ये चरखे से बुना हुआ होगा। तो ये बात बिल्कुल सीता माँ की ठीक है। ये जो खादी है, ये एक कपड़ा नहीं है, ये हमारा विचार है। क्योंकि जापान को देखिए, ये कितना आगे का देश है। ये लोग अपनी चीज को बहुत महत्व देते हैं, अपनी भाषा को। हर जगह आपको जापानी मिलेगी, हर जगह आपको सूती कपड़ा मिलेगा। अगर ये किसी को गिफ्ट भी देते हैं तो सूती कपड़े का ही देते हैं। उस पे रंग बिरंगे, ज्यादातर गुलाबी फूल, क्योंकि यहाँ पे जो चेरी ब्लॉसम होता है वो गुलाबी फूल होते हैं, वो छाप के, जैसे ब्लॉक्स होते हैं जयपुर प्रिंट के, उस तरह के होते हैं। और ये जो बच्चे लंच बॉक्स लेके जाते हैं, यहाँ पे लंच बॉक्स को खाली नहीं है कैसे टिफिन पैक किया और दे दिया, नहीं, उसको सूती कपड़े में, ऐसे जैसे हम घर में वो पहले पुराने गांव में देखते होंगे, ऐसे वो पोटली सी बांधते हैं ना, लाइक दैट स्टिल अभी भी जापान में बांधते हैं। नए चाहे स्कूल में जाइए, पुराने में जाइए, खाली लंच बॉक्स देना बड़ा बुरा मानते हैं, अपशकुन सा मानते हैं। उसको सूती कपड़े से ऐसे गांठ बांध के फिर बच्चे को दिया जाता है। और बच्चा घर स्कूल जाके पहले सूती कपड़ा का एक चौरस हैंकी सा होता है, उसको बिछा के वो कपड़े की गांठ खोल के खाना खा के टिफिन को वापस उसी तरह गांठ लगा के घर लेके आता है। मतलब ये देखिए, यहाँ पे बच्चे को बचपन से ही सिखाया जाता है कि ये तुम्हारी जड़ है, सूती से तुम नहीं भाग सकते। चाहे ठीक है आप जैपनीज ड्रेसेस डालो, कुछ डालो, लेकिन जब शादी का भी होता है तो ये किमोनो कॉटन का ही डालते हैं। ये सूती, मैं यही बताने के लिए मेरे को रुकी हुई थी। मैंने कहा रुक के मैं ये थोड़ी जानकारी दे दूं, फिर चाहे ट्वीट भी कर जाऊं तो मैं बाद में देख लूंगी कि क्या परिचर्चा हुई। क्योंकि ये मुझे बड़ी अद्भुत बात यहाँ लगी थी कि ये लोग अपने जो रीति रिवाज है उसको बहुत फॉलो करते हैं। मेरी एक अभी बुक भी आ रही है, अगले महीने आ जाएगी, वो आप पढ़ेंगे जापान के बारे में, उसमें बहुत कुछ दिया हुआ है।
तो ये लोग अपने मंदिरों में जाते हैं, अपने ये सूती कपड़े को बहुत ही महत्व देते हैं। इन्होंने बच्चों के दिमाग में शुरू से डाल देते हैं कि रेशमी बेटा तुम जो मर्जी पहनो, बाहर जाओ, स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, लेकिन तुम्हारी जो जड़ है वो यहीं पे है। इसलिए ये खेती करते हैं और बच्चे को नर्सरी से ही स्कूल में एक गमला सब सब बच्चों का होता है, एक एक गमला घर से लेके जाते हैं और पूरा साल उसमें प्लांट लगा के पानी डालते हैं। फिर उसमें जब फूल खिलते हैं वो लास्ट में जिसके ज्यादा खिले होते हैं उसको उस तरह ग्रेड मिलते हैं, वो साल के आखिर में वो घर लेके आते हैं। तो हर साल ये चलता है हर बच्चे का। और वो उनको इस तरह एक तो नेचर के साथ जोड़ देते हैं, पर्यावरण के साथ जोड़ते हैं और फिर उनको सूती से जोड़ते हैं कि कैसे ये चरखा चलाना है, कैसे ये हथकरघा चलाना है, कैसे कपड़ा बुनना है। तो मेरी सबसे विनती है जो सब जुड़े हुए हैं, कृपया अपने बच्चों को जोड़िए, अपने बच्चों को सिखाएंगे तो खादी क्या भारत कहाँ पहुंचेगा ये तो सोचने की में भी बहुत अच्छा लगता है। तो हमारा यही नारा होना चाहिए कि जय हिंद। जय हिंद से ही हिंद ऊपर जाता है और हिंद कहाँ है, हमारे बच्चों में है। अगर हम अपने बच्चों को पश्चिम की तरफ करेंगे तो हमारे बच्चे नहीं बढ़ पाएंगे, वो तो पश्चिम के पीछे चल पड़ेंगे। हमने अपने संस्कार देने हैं, बस यही कहना चाहती हूँ, ज्यादा नहीं कहूंगी। बाकी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रमा जी। नहीं नहीं, बहुत सुंदर। आपने आपने जो कुछ कहा वो हमारे नया था हम सबके लिए। और आप जो जुड़ी हैं हमारे कार्यक्रम। हाँ जी, हाँ जी, जी। रमा जी की एक खास बात आपने नोट की होगी और तमाम दर्शक श्रोता भी देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। ये खुद पश्चिम में रहती हैं और इन्होंने कहा कि अपने बच्चों को पश्चिम की ओर मत जाने दीजिए। तो आपको साधुवाद। हाँ जी, हाँ जी, जी जी। आपके माइक से थोड़ा आवाज आ रही है रमा जी, आपको म्यूट कर लीजिएगा। जी मैं हाईवे पे हूँ ना, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम। हाँ हाँ, नहीं मैं समझ रही हूँ। आप जुड़ी हमारे साथ, ये हमारा अहोभाग्य है, सौभाग्य है। और आपने जो बातें बताई हैं वो हम सबके लिए बहुत नई है। और एक बार फिर हमें इस बात पर विचार करना होगा कि हम जिस ओर देखकर जिस ओर दौड़ रहे हैं वह दौड़ एक अंधी दौड़ है। हम जो हमारी विरासत है, जो हमारे पास अपने पास है, जो हमारी अपनी पोटली में है, हम उसे कहीं छोड़े चले जा रहे हैं। उनमें से खादी भी एक है। इस पर एक बार फिर से विचार करने की बात आपने कही, जो कि आज के कार्यक्रम का एक बहुत ही बड़ा मुद्दा, बहुत ही बड़ा प्रश्न है कि हम खादी को इस तरह से क्यों छोड़ रहे हैं। तो मैं बात को अपनी आगे बढ़ाती हूँ, आपको धन्यवाद देते हुए। और यदि आपके पास समय की कमी हो तो आप देख लीजिएगा, जब तक जुड़ सकें। हमें तो अच्छा ही लगेगा आप जुड़ेंगी तो, क्योंकि आपका भी एक अंतिम हम विचार और लेना चाहते हैं। तो आप जब तक जुड़ पाए जुड़िए, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सभी काम जरूरी होते हैं। आपके परिवार वाले बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं और आप यहाँ हमारे साथ जुड़ी हैं। परिवार वालों को भी बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस तरह का घर में आपके माहौल है, वातावरण है कि सबको अपनी अपनी स्पेस दी गई है। ये भी बहुत बड़ी बात है, ये भी भारतीयता का एक अंग है। तो बहुत सारे टिप्पणियां हमारे पास आई हैं। संजय पोद्दार जी फिर से कह रहे हैं आपके लिए रमा जी कि बहुत ही सुंदर। पुष्पलता तनेजा जी कह रही हैं भारतीयता का प्रतीक है खादी। और मनोज कुमार कुमार जी कह रहे हैं रमा जी हमारा सौभाग्य है कि आपके विचार सुनने का मौका मिला। तो ये सब बातें हम आप तक इसलिए पहुंचा रहे हैं क्योंकि इनसे हमारा मनोबल बढ़ता है, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वो बहुत ही सजग हैं और हर बात पर वे अपनी टिप्पणी भी रखते हैं, अपनी राय भी रखते हैं, जिससे कि हमें परिचर्चा को और भी बेहतर बनाने के अवसर भी मिलते हैं और उत्साह भी मिलता है। तो मैं बात को अब आगे और बढ़ाती हूँ। जैसा कि अभी बात सीता माँ ने कही कि अगर फैशन के तौर पर भी खादी को अपनाया जाए तो भी कोई गुरेज नहीं है, कोई बुराई नहीं है। ये बात बिल्कुल सच है। जब देश आजाद हुआ उसके बाद बहुत सारे संस्थानों की स्थापना हुई। उसी तरह से 1957 में खादी ग्राम और उद्योग आयोग बना, जो खादी के विकास के लिए, उद्योगों के विकास के लिए नई नई तकनीक हमारे लिए उपलब्ध करा रहा है और आज भी वह सतत रूप से काम कर रहे हैं। मैं ये भी बताना चाहूंगी कि विदेशों में भी ग्रामोद्योग के खादी के बहुत बड़े बड़े स्टोर्स हैं और लोग वहां खरीदते हैं। मैंने खुद देखे हैं स्टोर्स बाहर और बहुत खुशी हुई। एक आध तो मैं फोटो भी खींच कर लाई थी। तो ये बहुत अच्छी बात है।
पर हमें अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ना है। आज खादी फैशन स्टेटमेंट बन रहा है और 90 के दशक के बाद से ये चलन शुरू हुआ है और पहली बार खादी का फैशन शो मुंबई में हुआ था। KVIC नाम की एक संस्था ने इसे करवाया था, जहां पर 80 से भी अधिक खादी के कपड़ों की शैलियों का प्रदर्शन किया गया था। उसके बाद कई उद्यमी जो डिजाइनर हैं वे सामने आए, जिनमें रितु बेरी का नाम शीर्ष पर आता है, जिन्होंने दिल्ली में एक अपना खादी संग्रह प्रस्तुत किया और इस तरह से खादी को बढ़ावा मिला, लेकिन ये फैशन के तौर पर मिला। जैसे हमने 21वीं सदी में कदम रखा तो भारतीय कपड़ा डिजाइनर, जो ये हमारे डिजाइनर्स होते हैं, इनकी नई पीढ़ी ने आकर खादी को और अधिक सामने ये लेकर आए, क्योंकि खादी का जो महत्व है वे लोग जानते नहीं है। खादी गर्मियों में आपको ठंडा रखता है, वो ठंडा वस्त्र होता है, और सर्दियों में आपको गर्मी देता है, इसलिए वो हर मौसम में बहुत ही अनुकूल होता है। ये लोग समझते नहीं है कि कितना आरामदायक है, और बेशक देखने में वो थोड़ा खुरदुरा लगता है, परंतु फिर भी वह बहुत ही अच्छा और टिकाऊ, बहुत लंबे समय तक भी कपड़ा चलता है, इतनी जल्दी खराब नहीं होता है। तो ये एक प्रकार से 21वीं शताब्दी में आने के बाद हमने देखा कि बहुत तरह की पोशाकें बनने लगी, जैकेट्स बनने लगी और नए नए डिजाइनर सामने आए। जैसा कि मैंने अभी रितु बेरी का नाम लिया, सव्यसाची, मैं देखती हूँ कि सभी फिल्म स्टार्स और जितने भी लोग हैं जो काफी हाई प्रोफाइल हैं, ज्यादातर लोग सव्यसाची के कपड़े पहनते हैं। वेंडल रॉड्रिक्स हैं या राजेश प्रताप सिंह हैं, इन्होंने बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया और अब तो बहुत सारे खादी के स्टोर्स खुल रहे हैं। अभी बात आ रही थी, कुमार सुरेंद्र शर्मा जी कह रहे थे कि डिस्काउंट मिलना चाहिए, तो डिस्काउंट मिलता है, बहुत सारा डिस्काउंट मिलता है, विशेष तौर पर गांधी जयंती के अवसर पर या अन्य अवसरों पर भी, 15 अगस्त पर, 26 जनवरी पर। और यहाँ मैं सभी से एक बात और कहना चाहूंगी, हम खादी की बात कर रहे हैं और हम हर वर्ष अब 2 वर्षों से हर घर तिरंगा भी मनाते हैं, तो सभी से मेरी हाथ जोड़कर अपील है, कृपया आप सिंथेटिक झंडा न खरीदें। आप जाएं, ग्रामोद्योग जाएं, खादी स्टोर जाएं, गांधी आश्रम जाएं और वहां से खादी का झंडा खरीदें। आप जब उसको हाथ में लेंगे ना, तो एक भारतीयता और देश प्रेम की भावना जागृत होती है आप में। आप ये ना सोचें कि वो 25 रुपए का आता है, वो 220 रुपए का आता है। आप इस चीज पर न जाएं। देश सबसे बड़ा होता है। देश, मैंने भी अपने घर में जब पहली बार हर घर तिरंगा की बात हुई और घर में लगाना है ऐसी बात हुई, और उस समय मैं थोड़ा अस्वस्थ थी, मेरी आंख का ऑपरेशन हुआ था, मैं बहुत ज्यादा घर से नहीं निकल सकती थी, तो मैंने जब घर से जाने लगे लाने के लिए तिरंगा झंडा, तो मैंने बार बार कहा सिंथेटिक मत लाना, गांधी आश्रम से लाना। और वो झंडा अभी भी घर में है हमारे, इस वर्ष भी हमने उसे लगाया। तो आप देखेंगे जब आप कोई ऐसा काम करते हैं, जैसे अभी भारत सरकार एक बहुत बड़ा काम कर रही है, खादी महोत्सव चल रहा है और खादी महोत्सव में बहुत सारे खादी के कपड़ों का प्रदर्शन हो रहा है। उसमें तरह तरह के रंग उसमें डाले गए हैं, जैसा अभी रमा जी ने कहा कि कपड़ा बनाने से पहले धागे को रंगते हैं वहां जापान में, ऐसा भारत में भी हो रहा है। तो बहुत सारी चीजें, ब्लॉक प्रिंटिंग हो रही है, उस पर बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो इन सब चीजों के साथ अब मैं आगे बढ़ती हूँ और विभा जी बहुत देर से पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ इंतजार कर रही हैं और आज वे वक्ता की भूमिका में हैं। तो विभा जी, आपसे एक बहुत कठिन प्रश्न पूछा जाए, सबसे पहले ये पूछना चाहती हूँ कि आप जब एक वक्ता के रूप में यहाँ हैं तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत बहुत आभार मीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले तो साधुवाद इतना खूबसूरत, इतना सुंदर विषय चुनने के लिए। और तमाम सुधी श्रोता जो इस वक्त हमें देख और सुन रहे हैं, आगे भी यह कार्यक्रम देखेंगे, उनका मैं हृदय से अभिनंदन करती हूँ। हमारे साथ राजीव जौली खोसला जी लगातार बने हुए हैं, उनका अभिनंदन। सारवरी चतुर्वेदी जी भी बनी हुई हैं और डॉक्टर विनीता साहनी जी ने लिखा है कि इनके पास भी खादी का झंडा है। तो समसामयिक विषय को लेकर जो हम एक मुहिम चला रहे पिछले 1.5-2 साल से, और निर्बाध गति से जो हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है, उससे कम से कम एक ऊर्जा तो आती है, एक उत्साह है कि नहीं,
बहुत अच्छा हम कर रहे हैं, आगे और अच्छा करना है। लेकिन जहाँ तक एक वक्ता के रूप में जुड़ने की बात आपने कही, तो जो बहुत बोलने वाला व्यक्ति हो, जो सबको चुप कराने वाला व्यक्ति हो, जो बीच में रोकने वाला व्यक्ति हो, उसको चुप करके बैठना बहुत मुश्किल काम है ये, एक वक्ता के रूप में बैठना। मैं बताऊं, क्योंकि जब मैं संचालिका होती हूँ तब मैं बोलती हूँ, और जब जरूरत होती है तो मैं किसी सामने वाले जो हमारे अतिथि वक्ता होते हैं उन्हें चुप भी करा देती हूँ। तो यहाँ पर मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन है कि मुझे चुप करके इतनी देर बैठना पड़ा। लेकिन आनंद ये है कि जो मीता गुप्ता जी वक्ता के रूप में आया करती थी, आज उनके सामने मुझे चुप होकर बैठना पड़ा, तो मेरे लिए ये बहुत सुखद अनुभूति भी है। और सीता माँ जो इतनी वयोवृद्ध हैं और इतने समय से काम कर रही हैं चरखा विशेषज्ञ के रूप में, और आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ पाई, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य का विषय है, और मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करती हूँ हमसे जुड़ने के लिए। जी मीता जी, दूसरा प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न मेरा यही है आपसे, खादी से हम जोड़ते हैं, और निश्चित तौर पर मैंने आपको आज बहुत असमंजस की स्थिति में डाला है। इसके लिए भी आप ही मतलब उत्तरदायी हैं, क्योंकि आपने मुझे यहाँ बैठाया और आप वक्ता बनी आज। तो लेकिन एक सुखद अनुभव, सुखद संयोग भी है ये। तो मैं ये आपसे पूछना चाहूंगी कि सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या आप खादी पहनती हैं और खादी के प्रति आपका क्या अनुग्रह है? देखिए मीता जी, अगर मैं झूठ ना कहूं तो मेरे पास खादी का ऐसा कोई वस्त्र नहीं है, खादी की कोई ऐसी साड़ी नहीं है। हाँ, एक दुपट्टा मेरे पास था खादी का, और लेकिन खादी आकर्षण का बिंदु रहा है शुरू से ही, क्योंकि जब हम किसी खादी वाले कपड़े पहने हुए किसी व्यक्ति को मिलते हैं या देखते हैं, तो उनका जो एक हाव भाव, उनकी जो भाव भंगिमा होती हैं, वो बहुत आकर्षित करने वाली होती हैं, और दूर से ही उनको देखकर लगता है कि ये शालीनता की मूर्ति है। तो खादी का मतलब शालीनता, और बहुत सुंदर, खादी बहुत जी सुंदर। आपके पास भले ही आपने जैसे बहुत ही सादगी से और सरलता से बताया कि आपके पास एक दुपट्टा मात्र है खादी का, लेकिन गांधीवादी विचारधारा और खादी के प्रति आपका आकर्षण में इस बात से भी समझ सकती हूँ कि आप हर वर्ष 2 अक्टूबर को और 30 जनवरी को राजघाट जाती हैं, जहां आपसे आपकी भेंट सीता माँ से भी हुई है। और वहां पर आपको कौन खींच कर ले जाता है? क्या ऐसी भावना होती है कि आप वहां खींची चली जाती हैं और पूरे दिन वहां रहती हैं, और बहुत सारा फेसबुक लाइव भी करती हैं और अपनी पोस्ट भी डालती हैं? क्या कारण है? देखिए, बहुत बढ़िया और बहुत बढ़िया प्रश्न भी है, और बहुत कठिन है इसका उत्तर देना, क्योंकि भावनाएं बहुत सारी होती हैं जब आप जिससे कहीं खींचे चले जाते हैं। सबसे पहले तो जैसा कि सीता माँ ने कहा कि खादी एक विचार है, खादी कोई सूत नहीं है या कोई वस्तु नहीं है, खादी एक विचार है, और उस विचार को अब समय आ गया है जो घर घर तक पहुंचाना चाहिए। हालांकि एक बात मैं जरूर आपसे कहूंगी कि घर घर तक पहुंचाने के लिए खादी को सरल और सस्ता होना चाहिए। तो सस्ता होना होगा, बिल्कुल सही। ये अलग बिल्कुल। विषय है, क्योंकि मैं खादी स्टोर गई थी, वहां से मैं बहुत सारे साबुन लेकर आई। वो साबुन बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे साबुन है। मैं खादी की दुकान से हींग लेकर आई, वो हींग भी बहुत बढ़िया निकली। तो कहने का मतलब है कि अगर हम स्वदेशी की तरफ बढ़ रहे हैं, स्वदेशी चीजों का हम उपयोग कर रहे हैं, तो वो सरलता से मिल जाए और थोड़ी सस्ती हो जाए, तो ये जन जन तक पहुंचाने में टाइम नहीं लगेगा। बिल्कुल दूसरी सही। बात, बिल्कुल सही। जब हम बोलिए। राजघाट की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले सिर्फ खादी या चरखा हमें आकर्षित नहीं करता, हमें आकर्षित करता है वह व्यक्ति जो चरखा घर घर तक पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका जिसकी रही। वह व्यक्ति हमें आकर्षित करता है, जिन्हें हम बहुत ही सम्मान से राष्ट्रपिता कहते हैं, क्योंकि बहुत सुंदर। उनके विचार, वो हमें वहां तक लेकर, उनके विचार ही वहां तक हमें लेकर जाता है। और जब हम गांधी जी की बात करें या
सूत कातने की बात करें या जब हम आज़ादी के उन क्षणों की बात करें, तो उनका बहुत सादगी से भरा हुआ जो उनका जीवन था, आधी धोती पहनना और आधी ओढ़ना, तो वो एक सिर्फ़ एक प्रेरणा गांधी है। हाँ, प्रेरणा है। गांधी एक विचारधारा है बिल्कुल और सही, वही बिल्कुल। विचारधारा है जो हमें राजघाट तक लेकर जाता है। और जब हम सोचते हैं दिमाग में कि सुबह-सुबह उठना पड़ता है मीता जी, 4 बजे 5 साढ़े 5 बजे घर से निकलना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे जल्दी पहुँचना होता है। उसके बाद जब वहाँ प्रार्थना सभा खत्म होती है तो सीधे सीता माँ की तरफ हम मुड़ते हुँ, हैं हुँ। और सीता माँ वहाँ पर सूत कातती रहती हैं, लोगों से बातचीत करती रहती हैं और बड़ी सादगी से जिस तरह अभी बैठी हैं, वैसे ही वो बैठी हुई वहाँ मिलती हैं। तो वहाँ जाकर ना आपको बहुत शांति महसूस होगी। वहाँ का माहौल आपको ऐसा लगेगा कि जैसे हुँ। शादी एक शालीनता का प्रतीक है, वैसे ही उस दिन अगर आप उस जगह जाएँगी, तो आपको बहुत शांति महसूस होगी और लगेगा कि जैसे यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं। मैंने 12th क्लास के बच्चे को सूत काटते हुए देखा और उसने बताया कि वो 5 साल से प्रशिक्षण ले रहा है। और इतना बढ़िया वो चरखा चला रहा था कि मैं हैरान थी और मैं बार-बार तोड़ रही थी क्योंकि मुझे वो उतनी अच्छी तरीके से चलाना नहीं आ रहा था। लेकिन उस बच्चे को मैंने देखा और उसकी मम्मी को मैंने देखा कि वो लगातार चला रहे हैं और खूब सारा वो सूत इकट्ठा किया उन्होंने। तो फिर उसने मुझे बहुत बताया सुंदर। कि आप ऐसे ढीला करो, ऐसे उसको टाइट रखो, तब वो धागा बनेगा और वो मज़बूत होता है बहुत धागा। तो ये एक बहुत सुखद अनुभव है और बहुत सुंदर, बहुत निस्संदेह गांधी जी की विचारधारा हमें वहाँ तक लेकर जाती हैं और एक शांति का प्रतीक है और बहुत मन को शांति, सुकून मिलता है वहाँ जाकर। जी। सरलता, शांति, सादगी का प्रतीक है। बहुत सुंदर। आपने सूत कातने की बात कही तो अभी कुछ वर्ष पहले मुझे भी ये अवसर मिला, मैं सीता माँ से ये बात बता भी रही थी कि मुझे भी ये अवसर मिला कि मैंने भी एक चरखा जो कि हमारे विद्यालय में लाया गया था और जो कि असली चरखा था, जो एक गांधीवादी विचारधारा के स्वतंत्रता सेनानी थे, दूसरे शहर से उसे लाया गया। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताकर, निर्देश देकर हमें भेजा, वो चरखा दिया कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। और मैं सीता माँ से सुबह बात ये कर रही थी कि जब मुझे लगा पहले मैं नहीं कर पाऊँगी। फिर उसके बाद सबने कहा नहीं, सब कर रहे हैं, आप भी कर सकती हैं, कातिए तो। जब मैंने वो काता तो धागा तो बहुत अच्छा नहीं बना मुझसे, क्योंकि पहली ही बार किया था, लेकिन एक बहुत ही सुखद सा अनुभव हुआ। कुछ ऐसा लगा जैसे अंदर तक कुछ रोमांचित हो गई मैं और मेरी आँखों से आँसू बहने लगे। मेरे चारों तरफ मेरे स्टूडेंट्स खड़े हुए थे। वो एकदम हैरान हो गए, "क्या हुआ मैम?" मैं बाहर निकल गई वहाँ भीड़ को छोड़कर। मैंने कहा, "कुछ नहीं हुआ।" वो कुछ ऐसे पल थे, शायद 1 सेकंड का या 1 सेकंड का भी 100वाँ हिस्सा होगा। वो कुछ ऐसा पल था जो कुछ अंदर तक मुझको रोमांचित कर गया, मेरे रोम-रोम खड़े हो गए और आँखों से आँसू बहने लगे। तो वो एक भावना, जैसा कि हम शुरू से कहते आ रहे हैं, वो एक सच में भावना है, सूत कातना, खादी का वस्त्र बनाना या पहनना। आपने एक बात और कही कि खादी को सस्ता होना चाहिए, सुलभ होना चाहिए। खादी स्टोर पर हम जाते हैं, कपड़े महँगे होते हैं और जनसाधारण तक वो नहीं पहुँच पाते। जितना मुझे समझ आता है उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अभी जन-जन में वो चेतना नहीं है, डिमांड कम है, सप्लाई जितनी है वो है। जिस दिन हम ये बात समझेंगे, धीरे-धीरे समझ भी रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं ऊपर से ही नीचे सब आती हैं, जैसे डिज़ाइनर्स कपड़े बनाने लगे हैं, इतनी तरह की ड्रेसेस बनती हैं, जैकेट्स हैं, बैग्स हैं, स्टोल हैं, घरेलू सामान है, आपने कहा हींग है और आपने और बताया सामान जो आप लेकर आई, साबुन लेकर आई। तो ये सब जो है एक तरह से जो लोकल है, जैसा कि प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं, लोकल को वोकल करेगा वो। और जो हमारी अपनी स्थानीय गरिमा है, स्थानीय हमारी जो प्रतिष्ठा है, जो प्रतीक है, उनको बढ़ावा मिलेगा। हमें अभी समझ की ज़रूरत है, वो समझ नहीं है। हम ये नहीं समझ रहे कि चरखा या खादी किस प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था को संबल दे सकती है। हम ये नहीं समझ रहे कि ये महिला सशक्तिकरण का भी एक कारक हो सकती है। हम ये नहीं समझ रहे अभी कि ये हमारी
पारिस्थितिकी तंत्र को, एनवायरमेंटल जो हमारा बैलेंस है, उसको किस प्रकार से सही कर सकती है। तो निश्चित तौर पर वो दिन जरूर आएगा, लोग समझेंगे, क्योंकि धीरे धीरे ही किसी भी बात में सुधार होता है, किसी भी भावना का संचार होता है। और ग्रामीण क्षेत्रों में यदि हम आय को बढ़ाना चाहते हैं तो इस तरह के घरेलू उद्योग, ग्रामीण उद्योग, ग्राम उद्योग, इनको चलाना लगाना सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार कर भी रही है। और इसी के तहत खादी महोत्सव मनाया जा रहा है जो 31 अक्टूबर को समाप्त होगा। इसमें विदेशों से भी आ रहे हैं व्यापारी, बिजनेसमैन आ रहे हैं, और वो जब ऑर्डर बुक करते हैं निश्चित तौर पर बुनकरों को काम मिलता है और उनको भी जो उनके रोजगार के साधन हैं वो बढ़ते हैं, क्योंकि बाजार में अगर डिमांड होगी तो सामान मिलेगा भी, बनेगा भी और सहज उपलब्ध भी होगा और एक सीमा तक वो सस्ता भी होगा। ये सब बातें हैं और हम इन बातों के साथ केवल अंतिम टिप्पणी के लिए हम सीता माँ के पास चलना चाहेंगे, क्योंकि उनको सब सुनना चाहते हैं या सभी लोग बोल रहे हैं सीता माँ से हमें बात करनी है, हमें उनकी बातें सुननी है। तो कृपया सीता माँ आप अपनी अंतिम टिप्पणी रखें, युवाओं को संदेश दें कि वे खादी को अपनाएं। आपका स्वागत है। मैं युवाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि वे यदि चाहते हैं स्वदेशी को अपनाना, यदि वे चाहते हैं शुद्ध चीजें मिलें, तो वो सादगी और इसमें जो धैर्य है उससे वो चरखा काटें और देखेंगे, जैसा कि आप बहन ने कहा है कि चरखा काटने से इतनी शांति मिलती है जो और किसी चीज से नहीं मिलती। वो शांति उनको उसी से मिलेगी। और यही मेरा अंतिम संदेश है कि वे शांति शांति, हाँ, तो उसकी आवश्यकता है। हाँ जी, बहुत सुंदर सीता माँ। एक बार सबकी ओर से आपको नमन, क्योंकि यहाँ डॉक्टर विनीता साहनी, संजय मिश्रा जी, मनोज कुमार जी, सुरेंद्र सागर जी, पुष्पलता तनेजा जी, सब आपको नमन कर रहे हैं। आपने वास्तव में इस कार्यक्रम में आकर हमारा मान बढ़ाया, हमारे कार्यक्रम की शान बढ़ाई है। और आप बीमार हैं और अस्वस्थ होने के बावजूद आप पूरे समय, 1 घंटा होने वाला है, आप पूरे समय हमारे साथ जुड़ी रही हैं। इसके लिए बहुत बहुत आभार, हृदय से आभार, कि वास्तव में आपको देखना, आपको सुनना, आपसे मिलना, ये अहोभाग्य है हमारा। और निश्चित तौर पर मैं राजघाट आऊंगी और आपसे व्यक्तिगत रूप से भी वहां पर भेंट करूंगी, क्योंकि आप जैसी शख्सियत ही आज भारतीयता का प्रतीक है। गांधीवाद की विचारधारा को लेकर आप चल रही हैं और हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की एक चीज और बोलना चाहूंगी। आपने शांति की बात की अभी, हमने युद्ध की बात की अभी, तो हमारा अगला जो एपिसोड होगा वो हम युद्ध और शांति पर ही आधारित रखेंगे, ऐसा हमारा प्रयास है। क्योंकि आज विश्व दो ऐसे बड़े युद्ध चल रहे हैं, महायुद्ध चल रहे हैं, जो कभी भी विश्व युद्ध में परिणत हो सकते हैं। तो ऐसे में हम युद्ध को क्यों अपना रहे हैं, इन कारणों को जानने की कोशिश करेंगे। और भारत जो शांति का हमेशा से संदेश देता रहा है विश्व को, उसका प्रचार और प्रसार कैसे हो, इस विषय में भी चर्चा करेंगे। तो अगले हमारे एपिसोड का आप सब इंतजार कीजिएगा, क्योंकि अब हम गंभीर से गंभीर विषय पर हम बढ़ते चले आ रहे हैं और हम देखते जा रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे अनेक श्रोता और हमारे अनेक सुधी वक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारे इस कारवां को और अधिक संपन्न और समृद्ध बनाते जा रहे हैं। सभी का एक बार फिर से आभार। सीता माँ आपका आभार, रमा जी आपका आभार, कृतिका आपका आभार और वैभवी जी आपका आभार। सभी श्रोताओं और सभी बेहतरीन और उत्कृष्ट संचालन के लिए आपका आभार। बहुत सुंदर संचालन और
वक्ता के रूप में आज यहाँ बैठ के जो सजा मिली है वो बहुत सुंदर सजा थी। और माँ सीता के साथ बैठकर कुछ बोलना वो अपने आप में मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और बिल्कुल, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, हमारे पटल पर आप शोभायमान हैं और आपके आने से हमारे पटल की जो गरिमा बढ़ी है आज, उसका वर्णन हम शब्दों में नहीं कर सकते। बहुत बहुत आभार आपका। और सभी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे अगले रविवार, फिर से शाम को 7 बजे एक नए विषय के साथ, संभावित तौर पर युद्ध के विषय पर बात करेंगे। धन्यवाद।